आज की इस वीडियो में हम जिनसे मुलाकात करने वाले हैं लोक सेना संगठन के संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट प्राध्यापक इलियास इनामदार साहब। आज हम इनसे जो है तो लोकसभा चुनाव को लेकर के कुछ विषयों पर चर्चा करने वाले हैं और हर विषय को स्टेप बाय स्टेप कवर करने की भी कोशिश करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। चलते हैं सीधा मुद्दे पर। आज की इस नई वीडियो में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका साथी शेख इमरोज़, और आप देख रहे हैं आपका अपना और बीड़ का लोकप्रिय हिंदी न्यूज़ चैनल आप तक डिजिटल मीडिया। जैसा कि आप सबको पता है कि लोकसभा चुनाव काफ़ी ज़ोरों शोरों पर चल रहा है और ये आखिरी टप्पा है। चर्चा करके लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या ओपिनियन होने वाला है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारा ये सवाल होगा कि आप वोट देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। वोट है तो ये हर भारतीय नागरिक का अधिकार है। लोकशाही का चौथा आधार स्तंभ है मतदान का हक, और हर भारतीय ने इस हक को अपनी ईमानदारी से और हर अपने जिम्मेदारी से हटकर और अपने कामों को बाजू में रखकर मतदान के दिन है तो मतदान करना मैं भी करूंगा, आप भी मतदान कीजिएगा। आप मतदान करेंगे या नहीं करेंगे? मतदान करूँ। अच्छा, ठीक है कि जैसा कि आपका जो आप वोट करेंगे तो उसमें सबसे अहम मुद्दा आपकी ओर से क्या रहेगा कि आप उसको जो है तो वो मुद्दे को देख करके आप वोट देंगे? अभी कई दिनों से लोक सेना संगठन बीड़ ज़िला और महाराष्ट्र में सरकार हो या लोक प्रतिनिधि हो, हर वक्त सामाजिक मुद्दों को लेकर लोक सेना संगठन आंदोलन करती है। लोकशाही मार्ग से धरने, मोर्चे, रास्ता रोको करती है। अभी हमारा लोकसभा चुनाव में जो उम्मीदवार है उनसे हमारा ये सवाल है कि पिछले 2 टर्म में हमने बीड़ ज़िला वासियों ने प्रीतमताई मुंडे को खासदार बनाकर संसद में भेजा था। तो 10 साल में इन्होंने विकास के मुद्दों पर कोई ऐसा अहम भूमिका नहीं निभाई, जिसमें रेलवे का जो उन्होंने वादा किया था कि मैं है तो 2019 का आज फॉर्म भरने को आ रही हूँ, तो 2024 का लोकसभा का चुनाव का जब मैं फॉर्म भरूंगी तो मैं रेलवे से है तो आकर है तो फॉर्म भरूंगी। तो वो वादा कहाँ गया है? बीड़ ज़िले में MIDC नहीं है। MIDC नहीं होने के एक क्लास की MIDC नहीं होने की वजह से आज है तो यहाँ पर बेरोज़गारी बनी हुई है, कारखाने नहीं है, कंपनियाँ नहीं है। हमारे पढ़ा लिखा नौजवान है तो पूना, बॉम्बे, औरंगाबाद जैसे बड़े बड़े सिटियों में है तो आज रोज़गार को जाता है। यहाँ इतनी बेरोज़गारी बढ़ी है कि खासदार ने है तो इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया है। अच्छा, जैसा कि 10 साल में बीजेपी के यहाँ जो है तो खासदार रह चुके हैं, तो उनके माध्यम से ज़िला स्तर पर कुछ विकास हुआ है या नहीं हुआ है? उन्होंने ज़िले में क्या विकास किया ये उन्होंने है तो पत्रकार परिषद लेकर ही कहना चाहिए था। क्यों तो हम उनके ही मुंह से सुनना चाहते हैं कि उन्होंने क्या विकास किया। क्यों तो हमने ये देखा है किसी एक आम इंसान ने नहीं कहा है, टीवी चैनलों पर हेडलाइन बताई है कि प्रीतम मुंडे ने तो पिछले 5 सालों का बजट है तो ज़िले में इस्तेमाल नहीं किया, और बजट इस्तेमाल नहीं करने की वजह से वो वापस गया है। तो जब बजट वापस जाता है तो फिर वो विकास क्या करेंगे? तो विकास उन्होंने कुछ किया ही नहीं ज़िले में। अच्छा, जैसा कि अब फ़िलहाल में आप जो है तो पूरे बीड़ ज़िले की जो जनता है वो विकास के एतबार से डेवलपमेंट को लेकर के क्या अपेक्षा रखती है, क्या उम्मीद रखती है और क्या विकास होना चाहिए और किस चीज़ों का जो तो विकास होना चाहिए? जैसा सबसे अहम बीड़ ज़िले का मुद्दा है रेलवे का, रेलवे जल्द से जल्द आना चाहिए। दूसरा, एक क्लास की MIDC आना चाहिए, कंपनियां आना चाहिए, कारखाने आना चाहिए, युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, म्यूज़ियम बनने चाहिए, क्रिकेट के मैदान बनना चाहिए, बड़े बड़े ऐसे मॉल बनना चाहिए जिससे है तो युवाओं को रोज़गार मिल सके। अच्छा, जैसा कि अब 2024 चढ़ा, 2019 में चाहे वो किसी भी पक्ष का उम्मीदवार हो, सब ने आश्वासन दिए थे कि जो है तो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो आश्वासनों की मानो बरसात हुई, लेकिन एक्चुअल में कुछ काम नहीं हुआ, ऐसा जनता का जो तो कहना है। तो अब 2024 में बीड़ ज़िले का स्तर डेवलपमेंट को लेकर के कितना ऊंचा होगा? अभी फ़िलहाल तो बोला नहीं जा सकता। अभी बीजेपी के तरफ से प्रीतमताई जो रनिंग खासदार थे तो उनके जगह पर पंकजा मुंडे जो उनके बड़ी बहन है उनको है तो बीजेपी ने टिकट दिया है। पंकजा मुंडे अगर जीत कर आते हैं तो वो क्या विकास करते हैं ज़िले का, ये उनके
कर्तृत्व पे या उनके काम करने के पद्धति पे डिपेंड रहेगा। लेकिन आम जनता और आम पब्लिक कुछ चेंजेस चाहती है ज़िले में, इसीलिए आम पब्लिक का ये रुझान देखने को आ रहा है कि जो किसान पुत्र बजरंग बप्पा सोनवने हैं तो उनको जिता कर देने का हर जात और हर धर्म में है तो आज एक उत्साह दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि बजरंग सोनवने अगर जीत गए तो शरद पवार के माध्यम से, राहुल गांधी के माध्यम से, उद्धव ठाकरे के माध्यम से बीड़ ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेंगे और जो नई नई योजनाएं सरकार के हैं वो लाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए बीड़ के जनता ने है तो उनके बारे में सोचना चाहिए। जैसा कि आपकी संगठन है लोक सेना संगठन, तो पंकज मुंडे या फिर बजरंग बप्पा सोनवने किसको आपका जो है तो समर्थन देते हैं? हमारी संगठन जो है लोक सेना संगठन, ये ऑल महाराष्ट्र में काम करती है। हमने है तो लोक सेना संगठन के माध्यम से पूना के शिरूर लोकसभा मतदार संघ से असलम इसाक बागवान इनको है तो चुनाव में खड़ा किया है। तो शिरूर का एक मतदार संघ छोड़कर हम शिरूर के मतदार संघ को आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि असलम इसाक बागवान को लोक सेना पार्टी के उम्मीदवार को है तो जिता कर देने की कोशिश कीजिए। और बाकी तमाम महाराष्ट्र के जितने भी उम्मीदवार हैं महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस के, तो लोक सेना संगठन का बाकी के तमाम उम्मीदवारों को जाहिर पार्टिंबा हमने जाहिर किया है। जैसा कि बहुत सारा तबका बीड़ ज़िले के अंदर में पढ़ा लिखा तबका है, लेकिन एक्चुअल में उस्तोड़ मजदूर यानी गन्ना तोड़ी के नाम से जो है तो इसको पहचाना जाता है। तो बहुत सारा जो है तो पढ़ा लिखा तबका है, इनके लिए रोज़गार को लेकर के क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए? यहाँ पर सबसे पहले है तो कॉलेज अच्छे दर्जे के होने चाहिए। यहाँ पर इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज अच्छे दर्जे के होने चाहिए। यहाँ पर डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, एम फार्मेसी अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। उसके साथ साथ मैनेजमेंट कॉलेज है, कंप्यूटर से रिलेटेड आईटी कॉलेज है, ये अच्छे दर्जे के होने चाहिए। और उसके बाद जो हमारा युवा वर्ग जब ये कॉलेज से पढ़कर निकलेगा तो उनके लिए यहाँ पर अच्छे बड़े बड़े कंपनियाँ होना चाहिए ताकि उन्हें शहर और ज़िला छोड़ने की नौबत ना आए। ख़ास करके महाराष्ट्र सरकार से और केंद्र सरकार से हम अपील करेंगे कि उन्होंने है तो जो बाहर हम बड़े बड़े सिटियों में जो बाहर से प्रोजेक्ट आते हैं, बड़े बड़े कंपनियाँ खुलते हैं, तो वो कंपनियों को, वो प्रोजेक्ट को यहाँ बीड़ में लाने की कोशिश करें और यहाँ के युवाओं को रोज़गार दिलाने की कोशिश करें, ऐसी हम अपील करेंगे। अच्छा, जैसा कि बहुत सारा वर्ग अभी भी किसान है और बहुत सारे खेती-बाड़ी करते हैं, लेकिन उनके अंदर भी कहीं ना कहीं सरकार को लेकर के नाराज़गी है, वो अपनी नाराज़गी वास्तव तौर पर जो है तो जाहिर कर रहे हैं। तो उनके लिए जो है तो क्या ठोस कदम उठाने चाहिए फ्यूचर में सरकार ने या आने वाले उम्मीदवार ने, जिसकी भी सरकार होंगी, जो भी उम्मीदवार चुन के आएगा, तो उनकी भी एतबार से क्या सोच रखते हैं आप? जैसा हमने साल 2 साल पहले देखा कि किसानों के विरोध में मोदी सरकार ने एक काला कानून बनाया था, उसके विरोध में देश भर है तो किसानों ने है तो आंदोलन किया। गली से लेकर दिल्ली तक पूरा देश है तो जाम कर दिया था किसानों ने। उसके बाद सरकार को शेतकरियों का जो आंदोलन है, किसानों का जो आंदोलन है, तो वह आंदोलन को देखते हुए वो काला कानून है तो वापस लेना पड़ा। तो किसान कहीं ना कहीं मोदी सरकार से, भाजपा से नाराज़ है। किसान ये चाहता है कि उनका जो माल का जो भाव है वो भाव है तो बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा उनके माल की खप हो, उनके माल का नुकसान ना हो। और जो हमारे ज़िले से जो किसान है तो जो गन्ना तोड़ी के लिए जाते हैं तो वो गन्ना तोड़ी के लिए ना जाए, एक किसानों की सोच है। तो इसीलिए वो किसान पुत्र बजरंग बप्पा सोनवने के बारे में इस बार किसान सोच रहे हैं और उन्हें जिताने की पूरी कोशिश किसान करेंगे। जैसा कि बीड़ ज़िले के अंदर में बहुत सारा तबका मुस्लिम वर्ग का कई लाखों में जो है तो उनकी वोटिंग की संख्या है, लेकिन उनका उम्मीदवार नहीं है यहाँ पर। तो मुस्लिम समाज सबको पता है कि उनकी आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर उनकी जो है तो क्या हालत है, तो आप इसको कैसा देखते हैं? महाराष्ट्र में और बीड़ ज़िले में मुस्लिम समाज शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय सभी स्तरों पर और रोज़गार में सभी स्तरों पर मागास है, पिछड़ा हुआ है। कई सालों से है तो मुस्लिम समाज के लिए है तो लोक सेना संगठन मुस्लिम आरक्षण के लिए आंदोलन कर रही है, शिक्षण के लिए आंदोलन कर रही है, संरक्षण के लिए आंदोलन कर रही है। हमने चुनाव के पहले भी कहा था कि बीड़ ज़िले में जो लोक प्रतिनिधि मुस्लिम समाज के लिए खुलकर अपनी भूमिका स्पष्ट करेगा शिक्षण, आरक्षण और संरक्षण के लिए, मुस्लिम समाज उस प्रतिनिधि के, उस उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहेगा। अब तक किसी ने अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं की। बजरंग बप्पा सोनवने ने
कुछ दिन पहले अपनी भूमिका स्पष्ट की और कहा कि जब भी मुस्लिम आरक्षण के लिए, संरक्षण के लिए और शिक्षण के लिए, जैसा शिक्षण में मार्टी है, जैसा मराठा समाज के लिए सारथी बनाया गया है, मागास वर्गीय अनुसूचित जाति जमाती के लिए बार्टी बनाया गया है, आदिवासी के लिए टार्टी बनाया गया है, ओबीसी के लिए बनाया गया, उसी धरती पर मार्टी यानी मौलाना आज़ाद रिसर्च टेक्निकल फाउंडेशन ये बनाया जाए, ऐसा कई सालों से मुस्लिम संगठन और लोक सेना संगठन महाराष्ट्र शासन से मांगनी कर रही है। तो हम ये चाह रहे थे कि जो उम्मीदवार बीड़ ज़िले से खड़े हैं उन्होंने अपनी भूमिका में ये बताना चाहिए कि हम मार्टी बनाने के लिए पहल करेंगे, आरक्षण और संरक्षण के लिए भी हम मुस्लिम समाज के लिए पहल करेंगे। तो बजरंग बापा सोनवणे ने ऐलान किया कि मैं शिक्षण, आरक्षण और संरक्षण के लिए कोशिश करूँगा, इसलिए हमने है तो फिर ये जाहिर किया कि जब उन्होंने अपनी भूमिका स्पष्ट की तो हमारा समर्थन हम है तो उनको दे देंगे कर। अच्छा कि अभी भी बहुत सारे मज़दूर तबका है बीड़ ज़िले के अंदर में जो रोज़ी रोटी से अपना जो है तो ज़िंदगी का, जीवन का जो तो गाड़ा चलाता है, गुजारा करता है, उसमें निराधार है, अपंग है और विधवा है। इनके लिए भी आज वक्त की ज़रूरत है सोचने के लिए कि चुन के आने वाला चुन के आएगा, गिरने वाला गिर जाएगा। आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं कि हम चुन के आने के बाद ये करेंगे या फला चीज़ जो है तो आपके लिए लाएंगे, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आम जनता के लिए और इनके फ़ायदे के लिए क्या चीज़ें मुहैया करा सकती है सरकार या उम्मीदवार, इसको आप कैसे देखते हैं? जब कोई लोक प्रतिनिधि चुनकर आता है तो जाहिर है कि वो हर फील्ड में, हर क्षेत्र में उन्हें जाकर जहाँ जो ज़रूरतमंद है उनके तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आमदार हो, ख़ासदार हो, वो हर जगह पहुँच नहीं पाता। तो मेरी तमाम सियासी पार्टियों के ज़िम्मेदारों से ये अपील है कि जब कोई आमदार, ख़ासदार चुनकर आता है और वो जैसा विधवाओं के समस्याओं के बारे में हो, अपंग के समस्याओं के बारे में हो, यतीम के समस्याओं के बारे में हो, गौर गरीबों की समस्या के बारे में हो, अगर कोई आमदार, ख़ासदार वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है तो हर पार्टी में जैसा अपंग सेल होता है, अपंग सेल का ज़िम्मेदार होता है, उसका काम है कि अपंग सेल में अपंग सेल का ज़िम्मेदार होने के नाते अपंगों के समस्याओं को समस्या जानने की कोशिश करे और वो समस्याओं को लेकर जो आपने आमदार, ख़ासदार चुन कर दिया है उनको जाकर मिले, उनको वो समस्या बताए और उन आमदार, ख़ासदार के ज़रिए से वो समस्याओं को ख़त्म करने की कोशिश करे। अल्पसंख्यक सेल का अध्यक्ष होता है, अनुसूचित जाति जमाती का अध्यक्ष होता है, मागास वर्गीयों का अध्यक्ष होता है, महिलाओं का अध्यक्ष होता है, श्रावण बाढ़ और दूसरी योजना होती है तो उसके ज़िम्मेदार है। तो ये ज़िम्मेदारों के काम है कि ज़रूरतमंदों के घरों पर जाए, ज़रूरतमंदों के मोहल्लों में जाए, ज़रूरतमंदों को मिले, उनको मिलकर उनके समस्याओं को जाने और जानने के बाद तहसीलदार हो, कलेक्टर हो, जहाँ भी सरकारी दफ्तरें हो, संबंधित जो भी सरकारी दफ्तर है वहाँ जाकर वो ज़िम्मेदारों ने वहाँ वो काम, समस्याओं को ख़त्म करने की कोशिश करना, नहीं होने लगे तो आमदार, ख़ासदार पे दबाव डालकर वो काम करा के लेने की कोशिश करना चाहिए। अच्छा, जैसा कि नेशनल लेवल पर एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा कि इस बार जो है तो 2024 में राहुल गांधी की सरकार बनेगी या फिर भाजपा की सरकार बनेगी? अभी देखिए 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब की बार मोदी सरकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अभी वो ना सबका साथ में काम आए ना सबके विश्वास में काम आए, किसी का उन्होंने ना साथ दिया ना किसका विश्वास जीते। काला धन से लेकर 15 लाख सबके खातों में डालने वाले थे, आज तक भी 1 रुपया 2014 से 2024 10 साल हो गए, एक खातेदार के भी खाते में 1 रुपया नहीं आया। काला धन स्विस बैंक से वापस नहीं आया। भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे बोले थे तो भ्रष्टाचार ख़त्म करने के बजाय देश के जितने भी भ्रष्टाचार नेता हैं उनको अपने पार्टी में लाकर उन्होंने क्लीनिंग सर्टिफिकेट देने का काम किया। महिला अत्याचार रुकाएंगे बोले थे, महिला अत्याचार रुकाने में वो नाकाम रहे। आतंकवाद ख़त्म करेंगे बोले थे लेकिन 2019 में उन्होंने एक आतंकवाद के आरोप में आरोपी रहने वाली प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भाजपा का ख़ासदार का टिकट देके पवित्र जैसे संसद में ले जाकर बिठाए। तो आतंकवाद ख़त्म करने की इनसे हम अपेक्षा क्या करेंगे? न्याय व्यवस्था पर दबाव बनाना, उसके बाद बेरोज़गार 2 करोड़ बेरोज़गारों को है तो रोज़गार देने का वादा किया था। आज कई है तो पढ़े लिखे नौजवान रोज़गार के लिए तरस रहे, कहाँ दिए उन्होंने 2 करोड़ बेरोज़गारों को रोज़गारी? एक को भी नहीं दिए। ऐसे उनके कई ऐसे है, तपास यंत्रणा पे दबाव,
ईडी सीबीआई के ज़रिए से है तो सियासी नेताओं पे, बड़े बड़े कंपनियों के व्यापारियों पे उन्होंने दबाव बनाकर इलेक्ट्रल बॉन्ड के ज़रिए से है तो कई ऐसा धन और संपत्ति जमा करने की उन्होंने कोशिश की है। लोकशाही के 4 आधार स्तंभ जिसे हम कहते हैं वो आज ख़तरे में है। आज लोकशाही और संविधान बचाने की ज़रूरत है। इसलिए मोदी जी को और भाजपा को हराना ज़रूरी है और राहुल गांधी को और महाविकास आघाड़ी को जिताना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तमाम भारतीयों से और बीड़ जिला वासियों से लोक सेना संगठन आह्वान करती है आपके चैनल के माध्यम से कि महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश करें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार की, आपके साथ की अभी हमें सख्त ज़रूरत है। और जैसा कि एक आखिरी सवाल है छोटा सा वोटिंग को लेकर के, 13 तारीख को यहाँ बीड़ ज़िले का जो है तो वोटिंग होगा, मतदान होगा, तो आप जनता से वोटिंग को लेकर के क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बीड़ ज़िला वासियों से ये अपील करूँगा कि चुनाव के दिन सुबह 7 बजे से चुनाव होगा, जिसमें राष्ट्रवादी की निशानी है एक आदमी तुतारी बजाता हुआ, जबकि 2 निशानियां हैं तुतारी के, एक सिर्फ तुतारी है और एक आदमी तुतारी बजा रहा है। तो राष्ट्रवादी की जो निशानी है शरद पवार गढ़ की, वो आदमी तुतारी बजा रहा है, तो वो निशानी बजरंग बप्पा सोनू ने की है। तमाम नागरिकों से मैं ये अपील करूंगा कि सुबह 7 बजे जल्द से जल्द सुबह ठंडे टाइम में उठना और मतदान को जाना। ये नहीं सोचना कि कोई ऑटो लेकर आ रहा है क्या, कोई गाड़ी लेकर आ रहा है क्या, कोई हमें ले जाने वाला है क्या। हमारा वोटों का हक है, हमने हमारा वोट का हक बजाना चाहिए। ये वोट इतना कीमती है कि देश की सरकार बदल सकता है, आपके हमारे संसद में होने वाले फैसले बदल सकता है। इसलिए सबको है तो 18 साल के ऊपर जितने भी नागरिक हैं, सबने है तो घरों से निकलकर कीमती वोट अपना है तो हक बजाना चाहिए और बजरंग बप्पा सोनू को है तो वोट देना चाहिए। जैसा कि आपका कीमती वक्त देने के लिए हमारे चैनल पे बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अल्लाह हाफिज़।